तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। असरारुल हक मजाज ने बहुत ही खूब फरमाया है, मगर मैं इस शेर में एक खलल डालने की गुस्ताखी करूंगी। सदियों से औरतों को बताया जा रहा है कि वो अपने दुपट्टे को सर पर लगाएं या फिर परचम बनाएं, मगर अब इस सिखाई को बंद हो जाना चाहिए। ना ही कोई नेता, ना ही धर्मगुरु और ना ही कोई हुकूमत या सरकार अब बताएगी कि हमें अपने दुपट्टे का करना क्या है, उसे माथे से लगाना है, परचम बनाना है या फिर जला देना है। महिलाएं जब ईरान की सड़कों पर उतरी तो वहां की कट्टरपंथी सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ा, और वही लड़ाई भारत में भी है। बस यहाँ लड़कियां हिजाब पहनने पर सड़कों पर उतरी थी। अब इसके पीछे की वजह जो हो, मगर औरत को हमेशा ही सरकारों से और हुकूमतों ने अपनी सत्ता हासिल करने की सीढ़ी बनाया है, बट नॉट एनी मोर एंड नॉट इन ईरान। ये तस्वीरें, ये खुशी के आंसू, ये झंडे, ये सब कह रहे हैं कि हमारे आंसू आखिरकार समंदर हो ही गए और हुकूमत को हमने इसमें डुबा ही दिया। दरअसल ईरान में काफ़ी महीनों से क्रांति रंग लाई है। 22 साल की महसा अमीन की कथित तौर पर ईरान की मॉरल पुलिस के हाथों मौत ने ईरान का ढांचा ही बदल करके रख दिया। ईरान की महिलाएं साथ होकर ऐसे सड़कों पर उतरी कि ईरान की हुकूमत को उनके सामने झुकना ही पड़ा। ईरान ने अपनी मॉरल पुलिस, जिसका नाम है गश्त-ए-इरशाद, उसे डिसबैंड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। इसे लोगों की जीत ही कहेंगे। पुलिस हिरासत में महसा की मौत के विरोध में पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। पूरे मुल्क में महिलाओं ने हिजाब को जलाना शुरू कर दिया। महसा के समर्थन में दुनिया भर में महिलाओं ने अपनी चोटी काट काट कर अपना विरोध दर्ज कराया, और लगभग 2 महीने से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ईरान की सरकार बैकफुट पर आई और उसने मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया। ये बात ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कही है। हालांकि हिजाब पर जो कानून अलग से हैं वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। मॉरल पुलिस का काम था लोगों को हर समय ईरान द्वारा बनाए गए रूल्स में रहने को टोकना, और अगर वो नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना। मगर क्या आपको पता है कि एक ऐसा दौर भी था ईरान में जब हिजाब ना पहनने पर नहीं बल्कि हिजाब पहनने पर पुलिस टोका करती थी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आज हम बात करेंगे ईरान में सत्ता और हिजाब की अनोखी कहानी के बारे में। इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर क्यों सत्ता में औरतें नहीं रहती हैं, मगर सत्ता औरतों के ही बल पर जीती और हारी जाती है। कैसे औरतों को सारथी नहीं सत्ता का घोड़ा बना दिया गया है। तो कहानी सुनेंगे, चलिए शुरू करते हैं। ईरान ने वो दौर भी देखा है जब वहाँ पर इतने सख्त इस्लामिक कानून नहीं थे, और तब ईरान के लोगों ने ही सख्त इस्लामिक कानून बनाने और हिजाब को लागू किए जाने को लेकर प्रदर्शन किए थे, जिसे दुनिया इस्लामिक क्रांति या फिर इनकलाबे ईरान के नाम से जानती है। आखिर क्या था इनकलाबे ईरान और कैसे ईरान की सत्ता में हिजाब ने हमेशा ही लिया एक सेंटर स्टेज। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन की अगुवाई ईरान के सबसे बड़े धार्मिक गुरु आयतुल्लाह खुमैनी ने की थी, जो इस्लाम धर्म में शिया फिरके के धर्मगुरु हैं। वो 1951 यानी कि 1951 का साल था। तब भी ईरान के पास तेल का बड़ा भंडार हुआ करता था, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का 10% से भी ज्यादा था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश तेल के इस बड़े से भंडार पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दीक को भी इस बात का बखूबी एहसास था। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की कई कंपनियां थीं जो ईरान में तेल निकालने का काम कर रही थीं। इन्हीं में से एक कंपनी थी AIOC यानी कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दीक ने इस कंपनी के ऑडिट का आदेश दिया और इस बात की जांच शुरू करवा दी कि क्या ये कंपनी ठीक तरीके से तेल निकलवा रही है और क्या कंपनी ईरान सरकार को तय किया हुआ टैक्स दे रही है या नहीं। लेकिन कंपनी ने ईरान के अधिकारियों को ऑडिट करने से साफ इनकार कर दिया। इससे ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्दीक नाराज हो गए, लाजमी है। संसद के जरिए उन्होंने एक कानून बनाया और कानून के तहत ईरान के सभी तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन करा दिया। इसकी वजह से ब्रिटेन का ईरान के तेल पर जो इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा था वो खत्म होने लगा। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और फिर विंस्टन चर्चिल ने ईरान पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगा दिए और पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ईरान में ऑपरेशन अजाक्स चलाया तो ब्रिटेन ने ऑपरेशन बूट, और इन दोनों ही महाशक्तियों के ऑपरेशंस को ईरान के सैनिकों का भी साथ मिल गया। नतीजा ये हुआ कि ईरान में तबाही मच गई और चुने हुए ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दीक का तख्ता पलट हो गया। ये बात है साल 1953 की।
मोहम्मद मोसद्दीक का तख्ता पलट हुआ और उनको 3 साल की सजा दी गई और बाद में उन्हें ताउम्र के लिए उन्हीं के घर में कैद कर दिया गया। ईरान के इस तख्ता पलट से अमेरिका और ब्रिटेन बेहद खुश थे, लेकिन एक ईरानी आदमी था जो इससे नाराज था। नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। वो ईरान में नहीं थे, शाह ने उन्हें देश से बाहर कर दिया था। तो कभी वो तुर्की में थे, तो कभी इराक में थे और पेरिस में शरण लिए हुए थे। 18 साल तक ऐसा ही चलता रहा। अमेरिका और ब्रिटेन की सरपरस्ती में शाह रजा पहलवी ईरान के सर्वसर्वा बने रहे। इस दौरान शाह रजा पहलवी ने ईरान को पश्चिमी देशों की तर्ज पर विकसित भी किया। अब ये जो मैंने पश्चिमी देशों की तर्ज पर कहा है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शिया बहुल ईरान को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर बनाने की पहल शुरू हो गई। ईरान में कानून से हटकर औरतों को वोटिंग राइट्स दिए गए, जबकि कई पुराने दस्तावेजों से पता चलता है, साफ पता चलता है कि इस्लाम में औरतों के लिए वोटिंग राइट्स 1400 साल से पहले ही है, जब से इस्लाम है। यहाँ भी अपनी सहूलियत के हिसाब से औरतों से वोटिंग राइट्स ले लिए गए और फिर वापस उन्हें दे दिए गए। खैर, आगे बताते हैं। अब औरतें अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती थीं। कहा जा रहा था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी है। बड़े जमींदारों की जमीनें छीनकर बेघर लोगों को बांटी गई। सिनेमा हॉल तक खोले गए, जहां पर महिलाएं और बच्चे अपनी मर्जी की फिल्में देखने जाने लगे। शाह रजा पहलवी ने ईरान में हो रहे इस बदलाव को श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन नाम दिया। यही वो समय था जब औरतों को हिजाब पहनने की मनाही की जाने लगी। पुलिस हिजाब हटवा देती थी अगर किसी ने हिजाब पहना भी होता था। पहलवी की इस पहल को ईरान के 2 गुट कतई पसंद नहीं कर रहे थे। पहला गुट तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब का ही था, जिन्हें लगता था कि शिया बहुल ईरान में पश्चिमी देशों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ गया है कि इस्लाम खतरे में आ गया है। आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान में मजहबी हुकूमत चाहिए थी। वहीं ईरान के कम्युनिस्ट गुट भले ही मजहबी हुकूमत की पैरवी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें शाह रजा पहलवी से इस बात से नाराजगी थी कि वो दुनिया की 2 कॉलोनियल ताकतों यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन का खिलौना बन गए थे, जो ईरान के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इस बीच 1971 में शाह रजा पहलवी ने ईरान के ऐतिहासिक शहर पर्सिपोलिस में एक पार्टी दे डाली। इस पार्टी में सभी पश्चिमी देशों के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और राजनेता आए। तब 18 साल से चुप बैठे आयतुल्लाह खुमैनी ने इस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे शैतानों की पार्टी करार दी और सीधे तौर पर शाह रजा पहलवी के खिलाफ मोर्चाबंदी की शुरुआत कर दी। पहले से ही शाह रजा पहलवी से नाराज ईरानियों को नया नेता मिल गया था, जो विदेश में बैठकर उनका नेतृत्व कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि ईरान में शाह रजा पहलवी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। महीनों तक ईरान में आम लोगों ने आंदोलन किए। इसका नतीजा ये हुआ कि 16 जनवरी 1979 को ईरान के मुखिया शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। शाह रजा पहलवी के खिलाफ हुए इस पूरे आंदोलन को नाम दिया गया द इस्लामिक रेवोल्यूशन यानी कि इनकलाबे ईरान। 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के तौर पर देश वापस लौटे, जिनके स्वागत के लिए तेहरान की सड़कों पर 50 लाख से भी ज्यादा आदमी था। आयतुल्लाह खुमैनी के लौटने के बाद ईरान में जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट हुआ और फिर ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया और तब से ही ईरान में शरिया लागू हुआ। 1979 ही वो साल था जब ईरान में इतनी सख्ती हुई कि 7 साल से ज्यादा उम्र की कोई भी महिला बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। बिना हिजाब पहने बाहर निकलने वाली महिला को 74 कोड़ों की सजा से लेकर के 16 साल तक की सजा का प्रावधान था। तब तो ईरान की महिलाओं ने ऐसी ही इस्लामिक कट्टरता के लिए शाह रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया था और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व को स्वीकार किया था और फिर शरिया लागू करने की सहमति दी थी। लेकिन 43 साल बाद सिचुएशन फिर से बदली। ईरान की 22 साल की महिला महसा अमीनी की मौत ने ईरान की महिलाओं को हिजाब के खिलाफ क्रांति के लिए मजबूर कर दिया है। पूरे ईरान में महिलाएं हिजाब उतारकर प्रदर्शन की। वहां की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में अपना विरोध जता करके वहां का राष्ट्रगान भी नहीं गाया। फिर ईरान और अमेरिका के मैच में ईरान की हार पर ईरानी लोगों ने सड़कों पर निकलकर खुशी तक मनाई, क्योंकि उन्होंने इस हार को हुकूमत की हार के लिहाज से देखा। महिलाएं अपने बालों को खुद ही काटकर अपना विरोध दर्ज करवा रही थी और अब ईरान की हुकूमत को उनके सामने फिर से बैकट्रैक होना पड़ा। तो ये था ईरान और हिजाब की सालों से चली आ रही नोकझोंक की कहानी।
मगर क्या आपने भी देखा कि हर हुकूमत को एक ही डर है कि औरतें ऐसे ना करें, कि औरतें ये ना पहने, कि औरतें सड़कों पर ना आए। राजनीति से लेकर के घरों में बैकसीट दी जाती रही औरतों को, मगर अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि दुनिया में कई तख्ता पलट हुए हैं और उसमें औरतों का रोल बहुत बड़ा रहा है। आज का एक्सप्लेनर मैं इस मुनव्वर राना साहब के शेर से ख़त्म करना चाहूँगी कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा ही कहाँ है आँखों का समंदर होना। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, महिलाओं को कैसे रहना है, इसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों उनके जिस्म और चाल पर, सोच और हाल पर हम शिकंजा कस देते हैं, और क्या सरकारों को लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? आफ्टर ऑल हम ही ने तो उन्हें उस गद्दी पर बैठाया है। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपको ज़रा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान।